नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने आपके लिए ऐसी खास जानकारी लेकर के आए हैं जो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है, ये आपके सामने रखते नहीं, या फिर रखते हैं तो अलग अलग टुकड़ों में इस तरह से रखते हैं कि आपको पूरी बात ही नहीं समझ में आती, पूरा चित्र ही नहीं दिखाई देता है। ये इनका काम है। इनकी मिलीभगत हो नहीं हो क्या है वो एक विषय अलग बात है, लेकिन वो सारी जानकारी हम आपके सामने एक साथ रखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जितने सारे घोटाले महाराष्ट्र में बाहर निकल रहे हैं, जितने सारे स्कैम निकल रहे हैं, खास करके बैंकों के, उसी विषय से आज हमारा इस वीडियो का संबंध है। क्योंकि आप आपकी कमाई, खून पसीने की कमाई, ये सेफ रखने के लिए बैंकों में पैसा रखते हैं, लेकिन वहां से उसका किस तरह का उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, ये जानकारी सबसे पहले हम आपको देंगे। और साथ ही में ये पूरा नेक्सस जो चलता है, यानी ये बैंक हो, बिल्डर हो या फिर नेता हो, ये पूरा नेक्सस आपके सामने हम रखेंगे। बाकी तय करना आपका काम है, आप खुद समझदार हैं। खैर, ये पूरी देश की जनता के सामने हकीकत रखना ये हमारा कर्तव्य है, और उसी विषय की शुरुआत अभी हम करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जानकारी की शुरुआत हम अभी करेंगे। देखिए, आपको अगर याद होगा, ये पीएमसी बैंक और यस बैंक के बड़े बड़े घपले बाहर निकले थे। क्या है ये घपले, किससे संबंधित है? यस बैंक और पीएमसी बैंक का संबंध, कोई कंपनी बताई जा रही है एचडीआईएल, कोई डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये सबका संबंध है। ये सबका संबंध क्या है और इन लोगों का राजनीति से क्या लेना देना है? इसके सिवा और भी विकासक हैं, डेवलपर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका इस चीज से संबंध है, लेकिन ये पूरी जानकारी इकट्ठा करके या एक साथ ये मीडिया चैनल या ये मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल आपके सामने नहीं रखते। ये अलग अलग टुकड़ों में दिखाते हैं। वही जानकारी हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह ये सभी नेता मिलकर के, ये सभी बड़े बड़े रियल एस्टेट की कंपनियां मिलकर के और ये बैंकें मिलकर के किस तरह से भारत की जनता का ईमानदारी और मेहनत की कमाई का, पैसे का क्या हाल कर रहे हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि राणा कपूर, ये यस बैंक के फाउंडर हैं, सीईओ हैं और एमडी हैं। इनके ऊपर काफी सारे आरोप हैं, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। ये वाधवान बंधु जो हैं, इनके ऊपर भी आरोप है, और दो कंपनियां हैं, उनकी भी जानकारी देंगे। और ये किस तरह से किन किन बैंकों से कनेक्टेड है, ये पीएमसी बैंक से कनेक्टेड है, ये यस बैंक से कनेक्टेड है, यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। राणा कपूर के बारे में ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है यस बैंक में 3,700 करोड़ रुपए बैंक के, यानी जनता के पैसे जिनके खाते यस बैंक में है, वो इन्वेस्ट किए उन्होंने। और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए, वाधवान की कंपनी थी, यानी ये जो डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस तरह का इनके ऊपर आरोप है। और इसके अगेंस्ट में इस तरह के डेवेंचर के अगेंस्ट पैसे रखने के अगेंस्ट में उनके उसके एवज में, यानी अप्रैल से जून 2018 की हम बात बता रहे हैं आपको, ये इनको ये बताया जा रहा है कि 600 करोड़ का किकबैक दिया गया, यानी 600 करोड़ की रिश्वत अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने लोगों के, जनता के, खाता धारकों के, अकाउंट होल्डर्स के पैसे दाव पे लगा दिए एक प्राइवेट कंपनी में। अब वाधवान बंधुओं के ऊपर तो बहुत सारी आरोप है, बहुत सारे उनकी इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब लगे हुए। कौन है ये है कपिल वाधवान है, धीरज वाधवान है, राकेश वाधवान है, सारंग वाधवान है। ये पूरा एक उनका गढ़ है कॉर्पोरेट। ये सभी के सभी, इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। राणा कपूर के तो पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो तो मशहूर है। क्या इनके अगेंस्ट में, इनके खिलाफ, वाधवान बंधुओं के खिलाफ जो कार्रवाई भी की गई है, वो भी हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं कि इनके बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनके 3 होटल जब्त किए हुए। कौन से हैं? दिल्ली में होटल हैं ये सभी, और ये उनका नाम हम बता रहे हैं आपको, होटल कॉन्क्लेव बुटीक। उसके सिवा दूसरा नाम आ रहा है होटल कॉन्क्लेव एग्जीक्यूटिव। उसके सिवा आ रहा है कॉन्क्लेव कंफर्ट। 5 होटल्स के नाम से, यानी ग्रुप के नाम से इनके होटल चलते थे। ये सारंग वाधवान जो है, इन्हें मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने भी अरेस्ट किया था। इनके ऊपर आरोप है 1034 करोड़ के घोटाले का, आर्थिक घोटाले का, जो कि एक प्रोजेक्ट के द्वारा इन्होंने किया था। वो जो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है वो पुनर्वसन का प्रोजेक्ट है, रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, गोरेगांव पतराचाल का रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस तरह की जानकारी सूत्रों से हमें प्राप्त हो रही है।
इसके सिवा ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100 करोड़ के इनके एक घोटाले के अगेंस्ट में इनकी ये तीनों होटलें जब्त की गई हैं, ईडी द्वारा अटैच की गई है। इस तरह की ये पूरी जानकारी है। आपको सबसे महत्व की आपको बात बता दें कि ये पॉलिटिकल लिंक, ये देखिए इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई इनके विषय में एक लफ्ज नहीं कहता, एक शब्द कोई नहीं कहता। महाराष्ट्र के इतने बड़े बड़े नेता हैं, सत्ताधारी नेता हैं, विरोधी पक्ष में बैठे नेता हैं, लेकिन इनके घोटालों के विषय में कोई नहीं कुछ कहता। हाँ, एक विषय आया था, ये वर्धमान बंधुओं का आया था, कोविड के समय आया था, लॉकडाउन पेंडेमिक का जो था उस समय आया था। और वो क्या था विषय? वो विषय सिर्फ ये था कि इन्हें एक पास दी गई थी कोविड पेंडेमिक के अंदर। इन्हें जो पास दी गई थी वो खंडाला से महाबलेश्वर जाने के लिए एक स्पेशल पास दी गई थी। ये बताया जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दी गई थी, यानी इंसानियत के ग्राउंड्स ये सिर्फ ऐसे ही रईस लोगों के लिए है जिनके ऊपर बड़े हजारों करोड़ों के चोरी के आरोप लगते हैं। आप बताइए, इनके ऊपर पीएमसी बैंक का आरोप है, इनकी संपत्ति अटैच हो गई, ये अंदर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर इन्हें पूरी सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। जिस तरह से इनका मैनेजमेंट है, इनके कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन अभी आपके सामने हम रखेंगे। अगर आपको याद होगा, महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर, दिवाली के समय नवंबर 2021 में जब ये आर्यन खान का केस बाहर आया था, वो 4 से 5 दिन वहां पर वो नवाब मलिक जो वहां मंत्री है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये चुपचाप बैठे थे। अचानक इनकी बोलती शुरू हो गई। आर्यन खान के केस पे 5 दिनों के बाद बोलने लगे। अरेस्ट के 5 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद, 2 तारीख के आसपास अरेस्ट हुई है या 3 तारीख के आसपास, तो उसके ये 7 या 8 तारीख से बोलना चालू करते हैं नवंबर के। अचानक क्यों बोले? क्यों? हम आपको बताते हैं। ये जो चोरी के पैसे हैं, ये किसी दो बड़े महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं के नजदीकी रिश्तेदारों के पास थे, जहां पर इनकम टैक्स और ईडी की जब्तियां चल रही थी। ये जानकारी मीडिया के द्वारा जनता तक नहीं पहुंचाई जाए, इसलिए पूरे मीडिया का और जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया गया। वो कौन से पैसे थे वो भी आपको बताते हैं। उसका भी संबंध येस बैंक से है। येस बैंक से क्या है? येस बैंक से तो लोन पास कराए गए थे। क्या पास कराए थे लोन, वो भी आपको बताते हैं। एक मुंबई के अंदर दादर के नजदीक वडाला स्थित एक झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना यानी स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को दिखा करके 3,150 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया गया। उसमें से 2,750 करोड़ का लोन डिस्बर्स किया गया कि बैंक ने उस विकासक को, उस बड़ी कंपनी को दे दिया। वो देने के बाद इन्होंने एक और साइट दिखाई और वहां पर 410 करोड़ का लोन और सैंक्शन करवाया और वो पूरा का पूरा डिस्बर्समेंट करके ले लिया, यानी वो भी पैसे उनके पास ट्रांसफर हो गए। यानी 3,160 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। और इन्होंने काम क्या किया? तो जो चीज इन्होंने दिखाई थी, जो जगह, जो साइट इन्होंने दिखाई थी पुनर्वसन की और सेल कंपोनेंट बनाने की, वो दोनों ही नहीं बनाए। वो पैसे गए कहां? इसके अगेंस्ट में अभी पिछले ही कुछ दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इसी कंपनी के 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और दूसरे एक डायरेक्टर है जो सब निर्णय लेते हैं। इन्हें 1 साल भर हो चुका है अंदर रहते हुए, अभी आर्थर रोड जेल में सड़ रहे हैं। इनके साथ में एक और कंपनी बताई जा रही है, उनका भी कनेक्शन है। उसके भी डायरेक्टर जो हैं कुछ अंदर हैं, अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के अभी तक बाहर घूम रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की पूरी परिस्थिति है। ये जो हमने आपको बताया 3,160 करोड़ के आसपास, इसमें से 1,400 करोड़ जो ट्रांसफर किए गए थे कहीं और, पहले कंपनी खोली गई, उसमें 60 करोड़ रुपए डाले गए और उन 60 करोड़ रुपए से उस नई कंपनी, ये 60 करोड़ जो डाले उसमें एक महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नेता है, मंत्री भी हैं, उनके और उनके पत्नी के नाम से एक कंपनी है, वहां पर वो डायरेक्टर है। वहां से 29 करोड़ लाए गए उस नई कंपनी में और 21 करोड़ रुपए एक रियल एस्टेट के बिल्डर ने डाले जो कि 1 साल से अंदर है, वो और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, और दूसरे एक जो बिल्डर हम आपको बता रहे हैं अंदर है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए डाले। इस तरह के 60 करोड़ रुपए से इन्होंने एक चीनी बिल खरीदी महाराष्ट्र में। चीनी बिल खरीद के और फिर चीनी बिल के नाम पर 750 करोड़ के और लोन पास किए गए, जिसमें कि वो जो नेता है वो बताए जा रहे कि डायरेक्टर थे पूरे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के। पहले ही महीने में, यानी ये चीनी बिल खरीदने के बाद 100 करोड़ रुपए पहले ही महीने में लोन पास हुआ, उसके बाद और 650 करोड़
पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और 4 बैंक मिला करके इस तरह से कुल मिला के 750 करोड़ के लोन पास किए गए। ये बताया जा रहा है कि आईडीबीआई के पास इसी चीनी बिल, शुगर बिल के डायरेक्टर बता करके किसी महिला को 604 करोड़ रुपए का और वहां से लोन हासिल कर दिया गया। यानी सिर्फ ये चीनी मिल और ये जो रियल एस्टेट बिल्डर और ये सब अगर पकड़ा जाए तो 4,514 करोड़ के आसपास का घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग सीधा सीधा सामने आती है। लेकिन ये जो हम बड़ी कंपनी बता रहे हैं जिसके 2 डायरेक्टर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर जो अंदर है 1 साल से, उनके ऊपर ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि उनके खिलाफ लगभग 20,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है, जांच चालू है। यानी किस हद से लेकर किस हद तक ये पॉलिटिकल नेक्सस कोई हिसाब नहीं बचा है। इसके सिवा आपको एक और बात बता दें, ये भगवान बंधु जो हैं, इन्हें ये जो पास दिया गया, ये किसने पास दिया था? जब एक आईपीएस ऑफिसर है अमिताभ गुप्ता, इन्होंने ये पास दिया था इंसानियत के ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये जानकारी जब विरोधी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बाहर निकाली इस पास के विषय में, क्योंकि उस समय ईडी और सीबीआई ईडी वाधवान बंधु को ढूंढ रहे थे। आपको याद होगा कि वो लोग आए और वो लोग महाबलेश्वर गए थे क्योंकि इन्हें अरेस्ट करने के लिए, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उसके पहले इनकी जांच की गई। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। और उसके बाद होता क्या है, यही आईपीएस ऑफिसर अमिताभ गुप्ता, इन्हें जब अप्रैल में सस्पेंड किया जाता है तो 5 महीनों के अंदर, यानी ये सितंबर 2020 में जहां ये पोस्टिंग चाहते थे वहीं इन्हें पोस्टिंग दी जाती है, ये बताते हुए कि इनके खिलाफ इंक्वायरी में कुछ भी जानकारी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला है। यानी ये आरोप खोटे थे, झूठे थे। ऐसे कैसे झूठे थे? इसका मतलब ये है कि उस समय जो गृह मंत्री थे, कौन थे? अनिल देशमुख। उनके आदेश पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे, या फिर उनके बॉस यानी किसी सीनियर लीडर के इंस्ट्रक्शन पे ये पास दिए गए थे। और क्योंकि इन्होंने एक पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह वो पास इशू किए थे, इसके लिए ये कहीं ओरिजिनल उस नेता का नाम उगल न दे, इसके लिए इन्हें वापस सर्विस में लाया गया, सस्पेंशन से हटाया गया और इन्हें वही पोजीशन दी गई जो ये मांग रहे थे, जहां पर पोस्टिंग मांग रहे थे, यानी पुणे के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। क्या इससे कोई अलग पॉलिटिकल कनेक्शन का सबूत देना जरूरी है? इसके सिवा आपको और बात बता दें, ये तो हमने एक पार्टी की बात की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिनके पास महाराष्ट्र का गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री पिछले 2 साल से, 2.25 साल से जब से सरकार बनी है उनके पास रही है। लेकिन इसके लिए और ये ज्यादा जरूरी है समझना कि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो कथाकथित व्यवहार के, ये 2017 या 2018 के बाद से हैं, वो भी आप छोड़ दीजिए तारीखें। ये सब जो घोटाले बाहर आ रहे हैं, जब से पीएनसी बैंक के जब ये घोटाले बाहर आए तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, उनके होते हुए वहां पर कार्रवाई हुई, सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। मुंबई के जो क्राइम ब्रांच है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, आर्थिक गुने विभाग, उन्होंने भी कार्रवाई की। लेकिन ये सब के चलते बाकी जो बाद में लफड़े बाहर आए, ये जो घोटाले, आर्थिक घोटाले बाहर आए, वो येस बैंक हो, पीएनसी बैंक का तो पहले से आ गया था, ये एचडीआईएल हो या फिर ये बाकी डीएचएफएल हो, इसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच अब तक चल रही है। इसमें कुछ विषयों में कुछ लोगों के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट तक फाइल कर दी है, इस प्रकार की कंफर्म जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है। लेकिन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इनके तरफ से एक शब्द नहीं आया। इन्होंने एक शब्द से ये सब पूरे गैर व्यवहार की, घोटालों की निंदा नहीं की। ये क्यों चुप बैठे रहे? क्या इनके साथ भी कुछ इंफ्लुएंस है? ये राणा कपूर हो येस बैंक के, या फिर ये वाधवान बंधुओं डीएचएफएल और एचडीआईएल के, या फिर इनका संबंध पीएमसी बैंक से है? तो ये सब के जो विषय है, वहां पर सत्ताधारी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख हैं सन्माननीय उद्धव ठाकरे जी, उनके तरफ से भी एक शब्द नहीं है इस विषय पर। क्या ये पूरी जो मिलीभगत नजर आ रही है, क्या ये सच में मिलीभगत है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जो परिस्थिति है, जो हालात है और जिस तरह से ये चुप बैठे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये सभी की जो इसके अंदर है,
मिलीभगत होने की पूरी पूरी संभावना है? क्या जनता को ये पूरी जानकारी टुकड़ों टुकड़ों में दे करके, यानी जब कोई घटना हो तब थोड़ी सी जानकारी दी जाए, और छुपाना हो तो किस तरह से छुपाया गया? महाराष्ट्र के दो बड़े नेताओं के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के जो नजदीकी रिश्तेदारों पर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स के छापे पड़े और जो जब्तियां हुई, गोवा हो, मुंबई हो, बारामती हो या उसके आसपास का इलाका हो, पूना हो, ये जो पूरी जानकारी छुपाई गई आर्यन खान का विषय लेकर के, ये पूरी जानकारी को दरकिनार कर दिया गया, जनता तक पहुंचने दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद, यानी 10 या 15 दिनों बाद, दोनों नेताओं ने बाहर आकर के एक एक लाइन की स्टेटमेंट दी थी। क्या थी? कि हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। 10 से 15 दिन कम से कम उनके घर पे वो पूरी जांच चल रही थी, रेड चल रही थी, सर्च चल रहे थे उनके रिश्तेदारों के घर पे। ये कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदारों के घर पे, यानी हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, सरकारी मेहमान, इन्हें जाने दीजिए, उसके बाद हम विस्तृत जानकारी देंगे, बयान देंगे। आज तक इतने महीने हो गए, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आधे से ज्यादा हो चुका है, 2.5 महीनों के बाद भी इनके तरफ से कोई बयान नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि ये सारी मिलीभगत हो और ये इनका लिंक फिर वो राणा कपूर से निकल जाए या बागवान बंधुओं से निकल जाए? क्योंकि इनके पास जो जब्तियां की गई वो तो हमने आपको बताया कि वो जो 2 विकासक हैं जिनके साथ इन नेताओं ने मिलकर के कंपनी बनाई थी, उन पैसों की जब्तियां की गई। उनके संपत्तियों, उन पैसों से जो संपत्तियां इन्होंने प्राप्त की या खरीदी थी, उन सभी संपत्तियों की, सभी तो नहीं कह सकते, ये बताया जा रहा है कि 1400 करोड़ के आसपास की संपत्तियां हैं। अब जो जब्त की गई उससे ज्यादा कीमत की और अभी जब्तियां बाकी है, वसूली बाकी है, ये पूरे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में। क्या दोस्तों ये पूरी पूरी संभावना कही जा सकती है कि ये जो बैंकें हैं, जो बिल्डर हैं, और एचडीआईएल और डीएचएफएल कौन है? बिल्डर हैं और हाउसिंग फाइनेंस करते हैं साथ में, और साथ में ये जो नेता हैं इनकी कितनी मिलीभगत है? इसमें कौन सी पार्टी शामिल है? क्या इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर ये जो शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, शरद पवार हो, अजित पवार हो, या फिर अनिल देशमुख हो, इसमें कौन कौन शामिल होने की संभावना है? क्या है, नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जब तक ये जांचें चल रही है, इनका जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आता, चार्जशीट नहीं फाइल होता, तब तक ये पूरी सच्चाई छुपी रहेगी और उस सच्चाई का इंतजार पूरी आम जनता को, भारत की आम जनता को रहेगा, और हमें भी है। हमने इस सारे विषय पर अपनी नजर बनाए रखी है, लेकिन हमें लगा कि ये जो जानकारियां हैं ये आपके सामने, यानी भारत की जनता के सामने, हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों के सामने रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके खून पसीने की मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई बैंकों में रहती है, और ये प्राइवेट बैंकें हों या फिर ये प्राइवेट बिल्डर हों या फिर ये नेता हों, ये किस तरह से हाथ मिला करके, मिलीभगत करके, किस तरह से ये सब चीज का दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी जानकारी सबके सामने रखी जाए। इसके लिए आज हमने ये खास वीडियो आप सभी के लिए बनाया। आप सभी से निवेदन है कि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। जरूर आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और अगर आपको हमने जो ये जानकारी दी अगर अच्छी लगी हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सही सही जानकारियां भारत के हर नागरिक तक, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, विश्व में कोने कोने में हर भारतीय नागरिक तक ये जानकारियां जानी चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है कि उन्हें सही सही जानकारियां प्राप्त हो। दूसरी बात, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सही सही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त कर सके हमारा वीडियो देखकर, हमारा एपिसोड देखकर। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।